अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। एसआईआर का काम चल रहा था, स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं, जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200 और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए, मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। वो गिनती मैं क्या दोबारा दोहराऊं कि जो गिनती हमने आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक विधानसभा से साफ हो गए। वो कई चरणों में वो कविताएं और कहानियां भी सुनने को मिली। एक कौवे वाली सुनने को मिली। कोई एक समझदार कौवा था, वो सुन लेता था, समझ लेता था। कभी पत्थर से भगाने की बात हुई, लाठी से भगाने की बात हुई, बंदूक से भगाने की बात हुई, वो समझ जाता था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था, वो चोट नहीं खा पा रहा था। लेकिन जब उसे बताया गया कि मैं लाठी मांगू और तुम 12 बोर बंदूक ले आना, वो कहानी हमने आपने सबने सुनी है। तो जो सोचिए हम
इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं, आयोग पर भरोसा कर रहे हैं, और आयोग पे पहली बार सवाल नहीं खड़ा हुआ है। याद कीजिए बाई इलेक्शन जब हुआ था, यहां रामपुर के लोग होंगे और रामपुर के आसपास के जिले के लोग हैं, हम लोगों ने वो वीडियोस डाले, वो तस्वीरें डाली जिसमें पुलिस वोटर्स को रोक रही थी। किसी पुलिस के अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो बाई इलेक्शन में हुआ है, शायद दुनिया ने देखा होगा, और मैंने आपके माध्यम से ये अपील की थी कि दुनिया के जितने भी हमारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र में जो मतदान होता है, जो मतदाता आता है, कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षा के साथ आता है, कि दुनिया देखे कि कैसे वोट पड़ता है यूपी में। उसके लिए आपसे भी अपील की थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से भी अपील की थी। बाई इलेक्शन कैसे हुआ था हमने सबने देखा है। कुंदरकी में पूरा प्राइवेट ड्रेस में अधिकारियों ने मिलकर के वोट डाल लिया, मीरापुर में वोट डाल लिया, कटहरी में वोट डाल लिया। अयोध्या क्योंकि हारे थे, इसलिए अपनी हार को छिपाने के लिए हराना था समाजवादी पार्टी को। तो बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर। इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। और हमारा तो सुझाव यह है कि कोर्ट में तो चल रहा ही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर। क्योंकि ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है गांव शहर का और पूरी वोटर लिस्ट का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि ग्राफ वो स्क्रीन पे लाए जाएं जो ग्राफ्स हैं। ऐसा है, ड्राफ्ट के अनुसार पात्र मतदाता 12 करोड़ 56 लाख, सबके पास आंकड़े हैं। ग्राफ सेकंड कॉपी, सेकंड दिखा दो। ये भी आंकड़ा सही है, श्रीवास्तव जी देखते रहे आंकड़ा, ये आंकड़ा ठीक है एकदम। वही चुनाव की नई पंचायत एसआई ड्राफ्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 70 लाख के करीब है। ये आंकड़े ठीक है एकदम। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर में करीब 40 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और एसआईआर ड्राफ्ट में ये बता रहे हैं कि 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में वोट कम हुए, ये भी ठीक है। जो एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी है उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने कम हो रहे हैं वोट। तो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। दूसरा सवाल, बीएलओ द्वारा किया जा रहा है एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2 करोड़ 88 लाख वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए हैं। क्या इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआईआर ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? जब एक ही बीएलओ ने दोनों तैयार की है वोटर लिस्ट, तो आखिरकार स्टेट का जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है, वो लेट क्यों दे रहे हैं ये लोग?
अब क्योंकि हम किससे मांग कर सकते हैं, चुनाव आयोग से ही मांग कर सकते हैं ये, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। चुनाव आयोग बताएगी दोनों में कौन सा एफआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो दिखाइए नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट लास्ट वाला ग्राफ, इससे हाँ ये ठीक है। इसके बाद वाला भी ग्राफ दिखा दीजिए। अब 17 करोड़ हो गया। ये भी सही है आंकड़ा, गलत आंकड़ा तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आपके पास भी होगा आंकड़ा, प्रेस के पास भी होगा। हमें उम्मीद है प्रेस के लोग जरूर सवाल करेंगे ये सरकार से कि आखिरकार ये वोट इतना कैसे बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब देगा। ईसीआई ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, या जो जानकारी मिल रही है, ईसीआई ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि 1,93,93,00,000 यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। अब इनको नोटिस भेजकर इनसे भी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से जांच की जाएगी। हमने और 2 हाथ तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर अब इनको नोटिस भेजा जाएगा, अनमैप्ड को और पहले से जो नहीं शामिल हुए, जिनको पहले से है मैपिंग में नहीं है, उन सबको नोटिस जा रहा है। 3 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस जा रहा है। पहले बताया गया था मैपिंग वाले मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी और जांच भी नहीं होगी। अब जब अनमैप्ड कर दिया तो उनको नोटिस भी जाएगा। ये ऐप किसका है आखिरकार? फिर सवाल वही आ गया घूम फिर करके। आखिरकार चुनाव आयोग ये बताए कि ऐप किसका बना हुआ है, ऐप किसने बनाया है, टेक्नोलॉजी कौन सपोर्ट कर रहा है आयोग को। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो ये जाने। अगर इन हाउस कोई ऐप बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हो, चंदा दिया हो बीजेपी को, तो ये सीधा सीधा बड़ा सीरियस सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी मैपिंग ऐप कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया हो बीजेपी को और वही मैपिंग कर रही हो, वही डेटा का मैनेजमेंट कर रहे हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं, वो भी किसी को आउटसोर्स किए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लाखों वोट
उनको डिलीट कर करके और विपक्ष को इसी में उलझा के रखना है, क्योंकि अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते हैं। तो ये वोटर लिस्ट से हेराफेरी कर करके और प्रशासन के माध्यम से अभी से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है, जहां दलित महिला की हत्या का मामला एसपी सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका है। काशी टोल प्लाजा पर रामजीलाल सुमन को रोका गया ये पुलिस के द्वारा। सरदना के कपसाड़ गांव जा रहे थे एसपी सांसद और वहां पर ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनको पुलिस ने रोका है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रामजीलाल सुमन जा रहे थे, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। काशी टोल प्लाजा है ये, जहां पर पुलिस की ओर से उनको रोका गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी आपको यहां नजर आ रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रामजीलाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर जबरदस्त हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की ओर से उनको रोका गया है। ये काशी टोल प्लाजा, जहां से आगे रामजीलाल सुमन की गाड़ी को नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दलित महिला की हत्या का ये पूरा मामला है, जिस पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है और ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन को रोका गया टोल प्लाजा पर, वहां जमकर धक्का मुक्की हुई है पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। रामजीलाल सुमन भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी भी पुलिस के साथ झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। एसपी समर्थकों को टोल पर रोका के पुलिस ने, एसपी समर्थकों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको यहां से आगे उनकी गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दलित महिला की हत्या और उसके बाद ये जबरदस्त बवाल उत्तर प्रदेश में। अब ये पूरा मामला है क्या, आपको विस्तार से हम बता देते हैं। गुरुवार को महिला अपनी बेटी के साथ खेत में गई थी और गांव के दबंगों ने महिला की बेटी को अगवा कर लिया था। यहां से विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की वहां मौत हो गई। दलित महिला की मौत से वहां हंगामा खड़ा हो गया, हंगामा शुरू हो गया। नाराज परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, वहां वो तस्वीरें भी सामने आई और घर वालों ने पुलिस को शव देने से इनकार किया। काफी देर तक बवाल वहां पर हुआ था। उसके बाद अब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ जाना चाह रहे हैं, उनके घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको रोका गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, काशी टोल प्लाजा की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थक हैं और अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, जिनको रोका के पुलिस ने। पंजाब से अगली खबर है। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर बस और कार की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत यहां पर हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे की वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा जब हुआ उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस हादसे में गाड़ियों के परखच्चे यहां पर उड़ गए। हादसा I-20 कार और बस की टक्कर की वजह से यहां हुआ है। जानकारी यह मिली है कि कार में 5 युवक सवार थे, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी युवक अपने साथी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी कार बस से टकरा गई। ये जबरदस्त हादसा हुआ और इस हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौके पर की मौत की खबर है। अब ये हादसा कितना जबरदस्त हुआ होगा, ये तस्वीरें आप देखिए। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर बच्चा चोरी की अफवाह कुछ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती दिख रही है। हालांकि यहां पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने संदिग्ध लोगों को नाराज ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और किसी तरह हालात पर काबू पा लिया गया। ये पूरा मामला जो है वो बोईसर इलाके के दांडी गांव से सामने आया है, जहां पर बच्चा चोरी की आशंका की वजह से जबरदस्त हंगामा हुआ। गांव में कंबल बेचने आई महिलाओं और पुरुषों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और इन्हें ग्राम पंचायत के ऑफिस में बंद कर दिया गया। जानकारी ये मिली कि कंबल बेचने वाले एक व्यक्ति ने गांव की नाबालिग बच्ची की फोटो खींची थी, जिसे देखने के बाद गांव वालों को शक हुआ और फिर उन्होंने सबको बंधक यहां बना लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने बच्ची की फोटो खींचने वाले संदिग्ध के खिलाफ 7 पार्टी पुलिस स्टेशन में कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया और तब कहीं जाकर ये पूरा मामला जो है वो शांत होता हुआ दिखाई दिया। ये महाराष्ट्र के पालघर का पूरा मामला है और वहां किस तरीके से बच्चा चोरी की अफवाह फैली और उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची। काफी देर तक हंगामा हुआ, बवाल हुआ और पुलिस के लाख समझाने के बाद ये मामला शांत हुआ।
अगली खबर यूपी से। यूपी के गाजियाबाद में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग ट्रोनिका सिटी इलाके के इंडस्ट्रियल इलाके में लगी थी, जहां पर एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में अचानक से आग के शोले भड़कते हुए दिखे। ये देखिए आप। और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें जीन्स बनाने का काम हो रहा था, ये जानकारी मिली है। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर और सेट बैक पर लगी थी, जहां पर कच्चा माल रखा हुआ था, जिससे आग तेजी के साथ भड़की। और चश्मदीदों की माने तो जनरेटर के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा और विकराल हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से खबर है। जयपुर में ऑडी कार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने भीड़-भाड़ वाले इलाके में जमकर तांडव मचाया। बेकाबू कार ने सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल्स में वो टक्कर मारी, जिससे वहां मौजूद कई लोगों को कुचल दिया और इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त चल रहा है। टक्कर मारने और कुचलने के बाद ऑडी कार जो है वो पेड़ से टकरा गई, उसके बाद पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। ड्राइवर समेत 3 लोग मौके से भाग निकले, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मौके से ऑडी कार को जब्त कर चुकी है। घटना ने जयपुर में शराब के नशे में वाहन चलाने के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस अभियानों के तमाम दावों की पोल खोलकर सभी के सामने रख दी है। एक शख्स की मौत हो गई, 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जो कि शहर के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के उस खरबास चौराहे पर, जहां रात को तेज रफ्तार बेकाबू ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया था। इनमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 12 घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं, ये जो सर्किल है ये खरबास सर्किल कहलाता है, और ऑडी कार और उस जिस कार के साथ उसकी रेस हो रही थी, दोनों गाड़ियां सामने की तरफ से आ रही थी। ऑडी कार आगे थी, दूसरी गाड़ी पीछे थी, और ये जो आप सर्किल देख रहे हैं, ऑडी कार सबसे पहले आकर यहीं पर टकराई थी। टकराने के बाद उसे सीधे आना था, यानी जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां आना था, लेकिन वो जो ऑडी कार थी वो इस तरफ यानी सर्विस लेन की तरफ थी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। बीजेपी अध्यक्ष ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात की और धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा, सांसद बासुरी स्वराज और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। ये 2 तस्वीर आपके सामने है। कनॉट प्लेस स्थित ये हनुमान मंदिर है, जहां पर पहुंचे नितिन नवीन और पूजा अर्चना वहां पर की। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनसे भी मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना, और यहाँ पर उनके साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रवेश वर्मा, बासुरी स्वराज मौजूद रहे इस दौरान।